के सबसे बड़े अजूबों में से एक माने जाते हैं। बिल्कुल। और फिर अगर हम उसमें मेसोपोटामिया के उन विशाल और प्राचीन शहरों को भी मिला दें तो अब जरा सोचिए कि इन दोनों महान सभ्यताओं को एक साथ मिलाने के बाद भी एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो आकार में इन दोनों से कहीं अधिक विशाल थी। ये बात वाकई बहुत से लोगों को नहीं पता होती है कि इसका पैमाना इतना बड़ा था, है ना। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि दुनिया की ये सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता हमारे पैरों के ठीक नीचे मिट्टी में दबी हुई थी और हम लिटरली इसके ऊपर अपनी ट्रेनें चला रहे थे। बिल्कुल, और बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि हम किस चीज के ऊपर से गुजर रहे हैं। पूरा पुलिंदा है। और हमारा मिशन ये है कि हम इस डेटा में गहराई से उतरें और प्राचीन विश्व की सबसे बड़ी पहेली मतलब हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, उसके रहस्यों को परत दर परत खोलें। हाँ, और इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि इतने बड़े पैमाने पर फैली कोई चीज सदियों तक इंसानी नजरों से ओझल कैसे रह सकती है। ये तो सबसे बड़ा सवाल है। और जब ये सभ्यता मिली भी तो कोई ये नहीं कह सकता कि किसी महान पुरातत्वविद ने कोई नक्शा लिया और इसकी खोज कर ली। दस्तावेज एकदम साफ बताते हैं कि ये एक पूरी तरह से अप्रत्याशित घटना थी, एक तरह का एक्सीडेंट। हाँ, मैंने भी वो शुरुआती खोज की रिपोर्ट्स देखी हैं। मतलब उस उत्पत्ति की बहस पे आने से पहले ना, ये किसी सस्पेंस थ्रिलर की तरह लगता है कि कैसे हम इस पूरे खजाने को लगभग मलबे में तब्दील करने वाले थे। बिल्कुल, वो 1826 वाली घटना की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, वही। 1826 में चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से भागकर घुमक्कड़ बन गया था। उसने साहिवाल के पास एक बड़े टीले को देखा था और अपने नोट्स में इसका जिक्र भी किया, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। क्योंकि उस समय किसी को अंदाजा ही नहीं था कि वे क्या देख रहे हैं। फिर 1850 के दशक में अलेक्जेंडर कनिंघम वहां गए, जो बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पितामह भी बने। कनिंघम का नाम तो इतिहास में बहुत बड़ा है। हाँ, तो नोट्स बताते हैं कि उन्हें वहां से एक मोहर मिली जिस पर एक वृषभ मतलब बैल की आकृति थी और कुछ अनजान अक्षर थे। लेकिन उन्होंने उस मोहर को देखा और मान लिया कि ये भारत की हो ही नहीं सकती। अरे, मतलब उन्होंने सीधे मान लिया कि वो विदेशी हैं? बिल्कुल, उनका निष्कर्ष था कि ये किसी विदेशी व्यापारी की मोहर होगी जो शायद यहाँ गिर गई होगी, और बस उन्होंने उस पूरे टीले को ही नजरअंदाज कर दिया। सुराग एकदम हाथ में था और छूट गया। लेकिन इसके बाद जो 1856 की घटना इन फाइलों में दर्ज है ना, वो तो पुरातात्विक दृष्टि से किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ओहो, वो रेलवे लाइन वाला किस्सा, वो तो वाकई बहुत दर्दनाक है, एक इतिहासकार के नजरिए से, है ना। मतलब जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नाम के दो ब्रिटिश इंजीनियर लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्हें पटरियों के नीचे डालने के लिए पक्की हुई मजबूत ईंटों की जरूरत थी। हाँ, और फिर उन्होंने वो हड़प्पा के खंडहर देखे। बिल्कुल, उन्होंने देखा कि पास के खंडहर में बेहतरीन ईंटें पड़ी हैं और उन्होंने बिना कुछ सोचे अपने मजदूरों को वो ईंटें उखाड़ लाने का सीधा आदेश दे दिया। और उन इंजीनियरों ने ये सोचने की जहमत भी नहीं उठाई कि सदियों से वीरान पड़े उस इलाके में इतनी उच्च गुणवत्ता वाली पकी हुई ईंटें आखिर आईं कहां से। वही तो, उन्होंने एक 4000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेषों को अपनी 93 मील लंबी रेलवे लाइन का आधार बना दिया। ये तो लिटरली वैसा ही है जैसे किसी को अपने खेत में कोई प्राचीन रहस्यमयी यूएफओ मिल जाए और वो उस अनमोल धातु को पिघलाकर अपने घर की छत बना ले। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। मतलब हम इतिहास के इतने अहम पन्नों को पीसकर उन पर भाप के इंजन दौड़ा रहे थे। शुक्र है कि बाद में 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इस तबाही को रोका। हाँ, और फिर आधिकारिक खुदाई शुरू हुई और 1924 में जब जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने इसकी घोषणा की, तब जाकर कहीं लोगों को इसकी विशालता का असली अंदाजा हुआ। और विशालता भी ऐसी वैसी नहीं थी ना। मतलब अगर हम इस अध्ययन सामग्री के भौगोलिक आंकड़ों पर गौर करें तो ये सभ्यता अफगानिस्तान से लेकर गुजरात तक और बलूचिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ तक फैली थी। लगभग 6,80,000 से 8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। बाप रे, ये तो आज के कई देशों से भी बड़ा इलाका है। बिल्कुल, और यहाँ हमारे डेटा में एक बहुत ही दिलचस्प भूवैज्ञानिक तथ्य छिपा है। हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, लेकिन आधुनिक उपग्रह मानचित्रण और उत्खनन की रिपोर्ट्स कुछ और ही बताती हैं। अच्छा, वो क्या? वो ये बताती हैं कि इसकी 80% बस्तियां सिंधु नदी के किनारे नहीं, बल्कि उस नदी घाटी में थीं जो आज सूखी हुई है।
मेरा मतलब घग्गर हकरा नदी प्रणाली से है, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी से भी जोड़ा जाता है। अरे वाह, ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब नाम सिंधु घाटी है, लेकिन ज्यादातर जीवन घग्गर आकरा के किनारे बसता था। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक तथ्य है। तो अब जब अंग्रेजों को इतनी विशाल और उन्नत सभ्यता के बारे में पता चला होगा, तो मुझे उनके दस्तावेजों को पढ़कर लगता है कि उन्हें एक तरह का, क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस हुआ होगा। हाँ, वो तो होना ही था। उनका औपनिवेशिक अहंकार शायद ये मानने को तैयार ही नहीं था कि भारतीय उपमहाद्वीप में कोई इतनी पुरानी और व्यवस्थित चीज अपने आप विकसित हो सकती है। बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मिथक पैदा होता है। मैंने पढ़ा कि गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर जैसे तत्कालीन बड़े इतिहासकारों ने तुरंत एक सिद्धांत गढ़ दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों में इतनी क्षमता हो ही नहीं सकती। पकी ईंटों, लिपियों और शहरीकरण का ये पूरा कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से पश्चिम से आया होगा। उनका इशारा मेसोपोटामिया और सुमेरिया की ओर था ना? सही कहा। उन्होंने इसे सांस्कृतिक विसरण या कल्चरल डिफ्यूजन का नाम दिया। मतलब ये कि एक उन्नत संस्कृति के विचार और तकनीकें दूसरी कम विकसित जगह पर फैल गईं। मैं उनकी थ्योरी पढ़ रहा था और उनका एक बड़ा तर्क यह है कि मेसोपोटामिया के प्राचीन दस्तावेजों में मेलुहा नामक एक जगह का जिक्र बार बार आता है, जहां से उनके पास व्यापारिक जहाज आते थे। हाँ, और वो मानते हैं कि ये मेलुहा ही दरअसल हड़प्पा था। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। अगर दो सभ्यताओं के बीच व्यापार हो रहा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि एक ने दूसरे को बसाया है। बिल्कुल नहीं। व्यापार तो दो स्वतंत्र सभ्यताओं के बीच भी हो सकता है। वही ना, मतलब अगर मैं और मेरा पड़ोसी दोनों सूट पहनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने एक ही दर्जी से कपड़े सिलवाए। हो सकता है मैंने अपना सूट खुद डिजाइन किया हो और वो ज्यादा बेहतर फिटिंग का हो। क्या हम हड़प्पा वासियों के अपने कौशल को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं? आपका ये सूट वाला उदाहरण ना असल में उस समय की पुरातात्विक स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठता है ना? हाँ, और अगर हम आपके उसी दर्जी वाले उदाहरण को थोड़ा आगे बढ़ाएं, तो हड़प्पा का सूट न सिर्फ अलग था, बल्कि उसकी सिलाई और फिटिंग मेसोपोटामिया से कहीं ज्यादा आधुनिक थी। अरे माँ, ये कैसे? अगर हम अध्ययन सामग्री में दिए गए ठोस साक्ष्यों को देखें, तो ईंटों का मामला ही ले लीजिए। मेसोपोटामिया में ईंटें तो थीं, लेकिन उनका कोई तय आकार नहीं था, कहीं छोटी कहीं बड़ी। लेकिन हड़प्पा में एक ऐसा मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन देखने को मिलता है जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देता है। हाँ, मैंने नोट्स में 4.2.1 के अनुपात के बारे में पढ़ा, लेकिन ये अनुपात इतना खास क्यों है? क्योंकि 4.2.1 का मतलब है कि ईंट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी और मोटाई से 4 गुनी है। आज के समय में इसे इंग्लिश बॉन्ड चिनाई कहा जाता है, जो दीवारों को सबसे ज्यादा मजबूती देता है। अच्छा, मतलब वो हजारों साल पहले ही जानते थे? बिल्कुल। अब जरा सोचिए, बिना इंटरनेट और बिना आधुनिक संचार के गुजरात के लोथल से लेकर पंजाब के हड़प्पा तक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी में फैले हर शहर और गांव में एक ही आकार की ईंट बन रही थी। ये तो वाकई दिमाग चकरा देने वाला है। इतने बड़े पैमाने पर बिना किसी केंद्रीय नियंत्रण के ऐसा मानकीकरण असंभव लगता है। और ये दर्शाता है कि ये कोई नकल नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बेहद सख्त प्रशासनिक व्यवस्था और सटीक गणितीय समझ थी, जो मेसोपोटामिया में पूरी तरह गायब थी। और मैंने ये भी पढ़ा कि इनकी जल निकासी या सैनिटेशन व्यवस्था भी उस समय की दुनिया में बेजोड़ थी। हाँ, जल निकासी इसका दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण है कि वे मेसोपोटामिया से बहुत आगे थे। मतलब उनकी नालियां इतनी खास थीं। मेसोपोटामिया के शहरों में नालियां सड़कों के बीच में ऐसे ही बहती थीं, लेकिन हड़प्पा में हर घर में कुआं था और घर का पानी पक्की नालियों से होकर सड़क की मुख्य नाली में जाता था। और वो मुख्य नालियां ढकी भी होती थी ना? बिल्कुल, वो ढकी हुई थीं और उनमें बाकायदा मैनहोल बने थे ताकि उनकी सफाई हो सके। एक पूरे शहर के ढलान को इस तरह मापना कि पानी बिना रुके मीलों दूर शहर से बाहर निकल जाए, वो भी बिना लेजर लेवलिंग तकनीक के, ये तो इंजीनियरिंग की मास्टर क्लास है। सच में, ये तो आज के कई शहरों से भी बेहतर व्यवस्था लगती है। और एक चीज जो मुझे इन नोट्स में सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है धार्मिक ढांचों का अभाव। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब अगर मेसोपोटामिया के लोगों ने आकर ये सभ्यता बसाई होती, तो वो अपने मंदिर भी तो साथ लाते ना? ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। मेसोपोटामिया के शहरों का पूरा जीवन और अर्थव्यवस्था उनके विशाल मंदिरों के इर्द गिर्द घूमती थी, जिन्हें जिगुरत कहा जाता था। जिगुरत। लेकिन लगभग
8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हड़प्पा के दर्जनों शहरों को खोदने के बाद भी हमें एक भी ऐसी इमारत नहीं मिली जिसे निश्चित तौर पर कोई मंदिर या पूजा स्थल कहा जा सके। ये तो बहुत ही अजीब बात है। हाँ, और उनकी लिपि भी पूरी तरह से अलग थी, उनके बर्तन बनाने के तरीके अलग थे। इसलिए आज पुरातात्विक समुदाय ये पूरी तरह मान चुका है कि हड़प्पा वासी कोई विदेशी नहीं थे। तो अगर वे पश्चिम से आए विदेशी नहीं थे, तो फिर हमारे दस्तावेजों में एक और सिद्धांत उभर कर आता है। कुछ विद्वान दावा करते हैं कि हड़प्पावासी असल में भारत के ही प्राचीन वैदिक आर्य थे। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर काफी चर्चा होती है। अब यहाँ मुझे ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम किसी विचारधारा या पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद यहाँ केवल उन पुरातात्विक साक्ष्यों का विश्लेषण करना है जो हमारे सामने इन रिपोर्टों में रखे गए हैं, ताकि हम निष्पक्ष रूप से समझ सकें। बिल्कुल सही। इतिहास को हमेशा जमीनी सबूतों की कसौटी पर ही परखा जाना चाहिए। बीबी लाल और एसआर राव जैसे कुछ सम्मानित विद्वानों ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया कि वैदिक आर्य और हड़प्पावासी एक ही लोग थे। तो उनके मुख्य तर्क क्या हैं इस बात को साबित करने के लिए? वे अपने तर्क के समर्थन में कुछ समानताएं पेश करते हैं। उदाहरण के लिए वे बताते हैं कि कालीबंगा और लोथल जैसे कुछ स्थलों पर ईंटों के ऐसे ढांचे मिले हैं जो अग्निवेदियों की तरह दिखते हैं। अच्छा, अग्निवेदियां मतलब जहाँ यज्ञ वगैरह होते हैं। हाँ, उनका कहना है कि ये ढांचे वैदिक यज्ञों और कर्मकांडों का सीधा पुरातात्विक प्रमाण है। मैं एसआर राव का वो नोट देख रहा हूँ जहाँ उन्होंने लोथल में मिले पशुओं के कंकालों को वैदिक यज्ञों में दी जाने वाली बलि से जोड़ने की कोशिश की है। हाँ, वो भी उनके तर्क का एक हिस्सा है। ये तर्क सुनने में बहुत साफ सुथरा लगता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो भारतीय इतिहास की कड़ियां बिना किसी गैप के आसानी से जुड़ जाती हैं। लेकिन जब मैं बाकी पुरातात्विक डेटा को ऋग्वैदिक साहित्यों के साथ रख कर देखता हूं तो मुझे बहुत भारी विसंगतियां दिखाई देती हैं। और वो विसंगतियां इतनी गहरी हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। इन दोनों संस्कृतियों का बुनियादी ढांचा ही एक दूसरे के विपरीत लगता है। जैसे कि उनकी जीवन शैली में अंतर। बिल्कुल। हमारी अध्ययन सामग्री स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है कि प्रारंभिक वैदिक सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण और कृषि प्रधान थी। उनके जीवन का केंद्र गायें, चारागाह और छोटे गांव थे। जबकि हड़प्पा तो एक वैश्विक व्यापारिक और अत्यधिक उन्नत शहरी सभ्यता थी। पक्की ईंटों के इतने बड़े महानगरों का उल्लेख हमें प्रारंभिक वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। सही कहा। और धातुओं का उपयोग तो एक ऐसा अंतर है जो पूरी जीवन शैली को ही बदल कर रख देता है। हाँ, धातुओं वाला पॉइंट बहुत दिलचस्प है। हड़प्पावासी पूरी तरह से कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज के लोग थे। तांबा, कांसा, इनके लिए टिन जैसे खनिजों की जरूरत होती है जो हर जगह नहीं मिलते। इसलिए उन्हें व्यापार करना पड़ता था। बिल्कुल। और वे लोहे से पूरी तरह अनजान थे। दूसरी तरफ वैदिक आर्यों के जीवन में लोहे का ज्ञान आ चुका था। लोहे के हथियार और कृषि उपकरण एक अलग तरह के समाज का निर्माण करते हैं। हाँ, ये एक क्रोनोलॉजिकल या कालक्रम की समस्या खड़ी करता है। और इसके अलावा जो बात इन दोनों को सबसे ज्यादा अलग करती है वो है उनके महत्वपूर्ण जानवरों का चित्रण। वो मोहरों वाले जानवर। हाँ, प्रारंभिक वैदिक आर्यों के लिए घोड़ा और गाय सबसे मूल्यवान संपत्ति थे। ऋग्वेद में घोड़ों और रथों का जिक्र सैकड़ों बार आता है। तो हड़प्पा में ये जानवर कहाँ थे? यही तो बात है। जब हम हड़प्पा से प्राप्त हजारों मोहरों का विश्लेषण करते हैं तो हैरान करने वाली बात यह है कि उन पर कहीं भी गाय या घोड़े का स्पष्ट और निर्विवाद चित्रण नहीं मिलता। इसके बजाय तो उनकी मोहरों पर एक सींग वाला रहस्यमयी जानवर, जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है, और बड़े कुबड़ वाला वृषभ छाया हुआ है। बिल्कुल। और धार्मिक मान्यताओं में भी तो यही विरोधाभास दिखता है। हड़प्पा के खंडरों से बड़ी संख्या में मातृदेवी की मिट्टी की मूर्तियां और पशुपति जैसी आकृतियां मिली हैं। और लिंग और योनि पूजा के भी स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं। हाँ, जबकि अगर हम ऋग्वैदिक ग्रंथों को पढ़ें तो वहां इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवताओं का वर्चस्व है। मातृदेवी की अवधारणा वहां उस रूप में मौजूद नहीं है जैसी हड़प्पा में दिखती है। और इससे भी आगे बढ़कर ऋग्वेद से देखा गया है। तो ये बात तो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लगती कि कोई समाज अपनी मोहरों पर उन जानवरों को उकेरना भूल जाए जो उनके लिए जीवन मरण का सवाल है। या फिर वो उन्हीं चीजों की पूजा करने लगें जिनकी उनके ही पवित्र ग्रंथों में निंदा की गई है।
अगर ऋग्वेद में युद्धों का और पुरंदर यानी किलों को नष्ट करने वाले इंद्र का जिक्र है और दूसरी तरफ हड़प्पा में विशाल रक्षा दीवारें और किले मौजूद थे, तो क्या ये ज्यादा तार्किक नहीं है कि ये दोनों बिल्कुल अलग सभ्यताएं थीं? वही तो। इन दोनों को जबरन एक मानना तो ऐसा है जैसे हम किसी दूसरे पजल के टुकड़ों को हथौड़े से मार मार कर अपनी पसंद की पजल में फिट करने की कोशिश कर रहे हों। आधुनिक पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यही मानता है। साक्ष्यों की ये बेमेल स्थिति स्पष्ट करती है कि हड़प्पा के महानगर और ऋग्वेद के ग्रामीण समाज एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं हो सकते। तो अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। मतलब अगर वे विदेशी नहीं थे जो व्यापार के रास्ते यहाँ आकर बस गए, और अगर वे वैदिक आर्य भी नहीं थे, तो ये बेहतरीन शहर 4.2.1 की पक्की ईंटें, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम और मोहरों की वो रहस्यमयी दुनिया, ये सब आखिर कहाँ से आया? हाँ, ये कोई रातों रात हुआ जादू तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। और यहीं से हमें उस सिद्धांत की ओर मुड़ना पड़ता है जिसे आज सबसे अधिक वैज्ञानिक और तार्किक रूप से स्वीकार किया जाता है, स्वदेशी क्रमिक विकास या इंडिजिनस एवोल्यूशन का सिद्धांत। इंडिजिनस एवोल्यूशन मतलब वो यहीं के लोग थे? हाँ, अमलानंद घोष, वॉल्टर फेयरसर्विस और एम.आर. मुगल जैसे विद्वानों ने जब गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि हड़प्पा सभ्यता न तो बाहर से आई और न ही रातों रात चमत्कारी रूप से प्रकट हुई। तो फिर इसका जन्म कैसे हुआ? इसका बीज इसी उपमहाद्वीप की मिट्टी में पीढ़ियों पहले बोया जा चुका था। क्रमिक विकास मतलब ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी। बहुत लंबी। इन पुरातत्वविदों ने मुख्य हड़प्पा शहरों के नीचे और उनके आसपास के इलाकों जैसे बलूचिस्तान, सिंध और राजस्थान में उन बस्तियों की खुदाई की जो हड़प्पा से भी पुरानी थी। अच्छा, मतलब हड़प्पा से पहले भी वहां बस्तियां थी? बिल्कुल। इन्हें प्राक हड़प्पा या प्री हड़प्पन ग्रामीण संस्कृतियां कहा जाता है। अमलानंद घोष ने राजस्थान की सोथी संस्कृति पर काम किया था। और उन्हें वहां क्या मिला? उन्होंने ये साबित कर दिया कि सोथी संस्कृति के मिट्टी के बर्तनों के डिजाइन, उनके रंग और शुरुआती हड़प्पा के बर्तनों में इतनी गहरी समानता है कि आप एक स्पष्ट निरंतरता देख सकते हैं। ये तो कुछ एक मॉडर्न इकोनॉमी की तरह लगता है। वो कैसे? जैसे कोई छोटी सी कंपनी एक स्टार्टअप के रूप में एक गैराज से शुरू होती है। शुरुआत में उनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे अपने प्रोडक्ट को बेहतर करते हैं, दूसरे लोगों से जुड़ते हैं और एक दिन वो ग्लोबल कॉर्पोरेशन बन जाते हैं। ये स्टार्टअप वाली एनालॉजी बहुत दिलचस्प है ना? मतलब हड़प्पा वासियों ने भी बाहर से कोई रेडीमेड मॉडल आयात नहीं किया, बल्कि अपने ही स्थानीय ज्ञान को पीढ़ियों तक निखारा। बस फर्क ये है कि ये प्रक्रिया दशकों में नहीं बल्कि सैकड़ों सालों में पूरी हुई। इसे एकेडमिक भाषा में सांस्कृतिक अभिसरण या कल्चरल कन्वर्जेंस कहा जाता है। कल्चरल कन्वर्जेंस। डॉक्टर रफीक मुगल ने स्पष्ट किया कि जब हम इन पुरानी प्राक हड़प्पा बस्तियों को देखते हैं तो पाते हैं कि रक्षा दीवारें बनाने का कॉन्सेप्ट, पहिए वाले वाहनों का इस्तेमाल और दूर दराज के इलाकों से व्यापार करना, ये सब वहां पहले से मौजूद था। मतलब बेसिक्स उनके पास पहले से थे। हाँ, और कई अलग अलग छोटी बस्तियां जब आपस में गहराई से जुड़ने लगीं, उनका कृषि उत्पादन बढ़ा और अतिरिक्त धन आया तो उन्होंने मिलकर उस व्यवस्था को जन्म दिया जिसे आज हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यानी छोटे छोटे गांवों का वो नेटवर्क सदियों के प्रयोगों और व्यापार के बाद एक ऐसा रूप ले चुका था जिसे बड़े शहरों की जरूरत थी। बिल्कुल सही। और फिर उन्होंने अपनी ईंटों का स्टैंडर्ड तय कर लिया, अपने नाप तौल के बाट एक जैसे कर लिए और एक शानदार नगरीय जीवन शैली विकसित कर ली। ये वास्तव में बहुत प्रेरित करने वाला है कि भारतीय उपमहाद्वीप के इन प्राचीन लोगों ने अपने ही दम पर, अपने ही संसाधनों से उस समय की सबसे उन्नत शहरी क्रांति को अंजाम दिया। और ये सिद्धांत हवाई बातों पर नहीं बल्कि मिट्टी की परतों के भीतर मिली निरंतरता पर आधारित है। यही वजह कि आज विज्ञान और पुरातत्व इसी स्वदेशी विकास की कहानी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा से मिले सारे सुरागों को एक साथ समेटें तो हमारे सामने एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है। ईंटों की चोरी और रेलवे लाइन से अनजाने में शुरू हुई इस खोज ने हमें बताया कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया के कोई कॉपी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। 4.2.1 के अनुपात और बेहतरीन ढलान वाली नालियों ने साबित किया कि वो अपने समकालीनों से कहीं आगे थे। और हमने ये भी देखा कि पुरातात्विक साक्ष्य और धातुओं, जानवरों और जीवन शैली का अंतर उन्हें वैदिक समाज से भी अलग खड़ा करता है। हाँ। असल में ये हमारी अपनी जमीन से छोटे गांव से पनपा एक महानगरीय साम्राज्य था। साक्ष्य हमें यही सिखाते हैं। इतिहास को समझने के लिए हमें अपनी धारणाओं को पीछे छोड़कर
जमीन से निकलने वाले डेटा पर भरोसा करना पड़ता है, और हड़प्पा के मामले में वो डेटा एक स्वदेशी और स्वतंत्र विकास की कहानी ही सुनाता है। लेकिन इन तमाम रिपोर्टों, निष्कर्षों और सिद्धांतों के बीच